चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें। तवज्जो, ये वीडियो फेसबुक और यूट्यूब दोनों पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे, सीखेंगे सी शार्प को। सी शार्प में ख़ासकर डेस्कटॉप डेवलपमेंट हम सीखेंगे। डेस्कटॉप डेवलपमेंट में एक एग्ज़ाम्पल लेंगे जिसमें हम एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को साथ साथ बनाएंगे और सीखेंगे भी। कोशिश करेंगे कि स्मॉल एरिया को कवर करेंगे और जो सिस्टम है उसको शार्ट करेंगे, यानी कि वो सीखने में भी आसानी होगी और डेवलपमेंट में भी आसानी होगी। हमेशा स्मॉल छोटी छोटी चीज़ें सीखनी चाहिए, जिसको बाद में सीखने के बाद मेगा सिस्टम में बंदा इम्प्लीमेंट कर सकता है। आज के इस लेक्चर में हम बिल्कुल ही स्टार्ट से लेंगे। इनिशियल बेसिक चीज़ों से हम डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हम बनाएंगे जिसमें हम एसक्यूएल डेटाबेस को सी शार्प विजुअल स्टूडियो के एप्लीकेशन से डेटा इंसर्ट करेंगे डायरेक्टली। उसके लिए हम इंस्टॉल करेंगे विजुअल स्टूडियो 2022 कम्युनिटी, जो कि फ्री है स्टूडेंट्स के लिए, और साथ में हम एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो इंस्टॉल करेंगे। कोशिश करें कि लेटेस्ट करें। मेरे पास 18 पॉइंट समथिंग वर्जन है और जो विंडोज़ है वो 10 है। जारी बात है 10 से लेसर विंडोज़ के एडिशंस पे या वर्जन्स पे विजुअल स्टूडियो 2022 इंस्टॉल तो हो जाएगा, लेकिन वो बड़े मसले करेगा। पहले से ही सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स में अगर आप जाएंगे तो वहीं से ही पता चल जाएगा कि ये 10 और 10 से यानी कि 11 पे चल जाएगा। मेरे पास विंडोज़ 11 विंडोज़ 10 है। ये हम ओपन करेंगे। पहले एसक्यूएल को मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, आप इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉलेशन के बाद आपको वहाँ पर एक डेटाबेस चाहिए, इसको डायरेक्ट इंस्टॉल कर ले, कोई भी मसला नहीं है। आप जब इसको इंस्टॉल करेंगे तो ये वर्जन भी साथ में ओपन इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि वर्जन भी आपके पास आ जाएगा। ये वर्जन है 18.6। एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो फ्री पड़ा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट पे। इंस्टॉलेशन बेसिक इंस्टॉलेशन ही है, नेक्स्ट जाते जाए और इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे पास इंस्टॉल्ड है। इसको ये स्ट्रिंग आप नोट कर ले, छोटी ब्रैकेट से लेकर लोकल डीबी, इस तरह ये एक इंस्टेंस है। डिफ़ॉल्ट कोई इनका इंस्टेंट है, इन्होंने बनाया हुआ है। ये लर्निंग पर्पस इसके लिए होता है, लोग इसके ऊपर काम भी करते हैं प्रैक्टिकली। लेकिन ये इंस्टेंस आप जो एडवांस वर्जन है उसमें आप इसको डिफ़ाइन करना होगा। जो कॉर्पोरेट जो बिजनेसेस होते हैं, जो रियल लाइफ में होते हैं, उसके लिए बंदा आप इसको मैनुअली भी इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये भी काम करेगा एग्जैक्टली। इसको आप डेटाबेस इंजन ही रखें। ये जितने भी विंडोज़ पे आपको डिफ़ॉल्ट चीज़ें नज़र आ रही है यही रखें। नेक्स्ट कनेक्ट करते जाइए। ये एक इंस्टेंस पहले से बड़ा हुआ है इनका। स्ट्रेट फॉरवर्ड डेटाबेस में आइए। डेटाबेस राइट क्लिक करके आप एक डेटाबेस बनाएंगे, डेटाबेस क्रिएट करेंगे तो आपको ये विंडोज़ आ जाएगी। ये यहाँ पे मैंने ये नाम दिया हुआ है, आप लाइब्रेरी MISK वाला नाम यहाँ दे दें। ओके करते जाए। ओके के बाद आपको ये आ जाए, क्रिएट होता जाएगा। यानी कि आप जब उसको ओके करोगे तो आपको ये जो है ना एक डिफ़ॉल्ट डेटाबेस बना देगा। ये मेन डेटाबेस है। डेटाबेस में आपने क्या करना है, क्रिएट करके इसको एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड में क्योंकि इसमें हमने डेटा जो भेजना है वो टेबल में आएगा, तो टेबल में आ जाइए। टेबल में कोई भी टेबल नहीं होगा, मैंने इसमें एक बनाया हुआ है, बाकी डिफ़ॉल्ट है, मैंने ये इसमें बनाया हुआ है। आप क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे और न्यू टेबल बनाएंगे। टेबल को आपने ये वाला नाम देना है, बुक्स मेन टेबल, ठीक है। जब आप नेम देंगे तो साथ में डिज़ाइन का आपके पास मेन्यू आ जाएगा। डिज़ाइन में आपने एक आईडी रखनी है, बुक आईडी। ये बाकी जितने भी आपके इसके डेटा टाइप्स एग्जैक्टली ये रखने हैं, क्योंकि साथ साथ आपको कोई भी मसला नहीं होगा इम्प्लीमेंटेशन
आपने प्राइमरी की आईडी रखनी है, ये यूज़र को नहीं आएगी, इसको हमने यूज़र को नज़र नहीं आनी चाहिए, इसको हम ये बाई डिफ़ॉल्ट ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है जब आप किसी टेबल में इंसर्ट करोगे। इसका तरीक़ाकार मैं साथ साथ बताऊंगा। ये बुक दूसरा कलम रख ले, बुक आईडी, जिसके बेस पे हम बुक को सर्च करेंगे जो यूज़र फ्रेंडली होगा। इसके बेस पे भी सर्च हो जाता है, ये डुप्लीकेट कभी भी नहीं होती, ये भी डुप्लीकेट नहीं होने देंगे हम कोड में, इसको कंट्रोल करेंगे, लेकिन ये यूज़र फ्रेंडली होगा। जैसे बुक 1 बुक 2 इस तरह ये इंटीजर में ही होता है। बुक नेम हो गया, बुक कैटेगरी हो गया, बुक वॉल्यूम नंबर, बुक परचेज डेट, बुक क्वांटिटी। हाँ, ये बुक क्वांटिटी इसके से ये सब ये जो बुक आईडी है ये चूँकि मैं वारचार यानी कि नंबर और न्यूमेरिक्स मिक्स होंगे इसके लिए मैंने ये रखा हुआ है। साथ में बुक नेम हो गया, ये रख ले। डेट के लिए परचेज डेट, जिस डेट को बुक खरीदी होगी उसके लिए हमने डेटा टाइप डेट रख लिया। ये सारे हमने अलाउ नल कर दिए हैं, इसको नॉट नल होना चाहिए। नहीं, ये जब हम करेंगे तो एम्प्टी डेटा भी आएगा, इसको हम एम्प्टी छोड़ेंगे, यानी कि इसको हमने नल रखना ही नहीं है, ये एम्प्टी छोड़ दें, क्योंकि हम इसको मस्ट डेटा इसमें मस्ट भेजेंगे। ये मस्ट है, सारे फील्ड्स का फिल करना मस्ट होगा यूज़र के लिए। जो भी उसके लाइब्रेरी जो आगे हम बनाएंगे C# में, जो भी उसके लिए आएगा फ्रंट पे, वो उसमें यूज़र ने डेटा मस्ट भेजना है। कोई डेटा किसी फील्ड में नहीं होगा इनमें से, ये रिसीव नहीं करेगा क्योंकि ये डेटाबेस रिजेक्ट करेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये कोड में ही यूज़र को हम कंट्रोल करेंगे कि वो आगे ही इंसर्ट पे क्लिक ही पॉसिबल ना हो जब तक उसने डेटा फिल ना किया हो। इसको सेव कर ले, ये साथ साथ इसको मिनिमाइज रख ले, क्योंकि आपको यही नाम चीज़ें वहाँ पे ज़रूरी होगी। इसको मिनिमाइज, इसको सेव कर ले। अगर आपने सेव नहीं किया, मैंने सेव किया है पहले से, सेव कर ले, इसको मिनिमाइज कर ले। विजुअल स्टूडियो पे डबल क्लिक करने से ये आपका ओपन हो जाएगा। सबसे पहले ये कर ले कि ये जो SQL, क्योंकि SQL की क्यूरीज हमने यूज़ करनी है, तो इसके ऊपर सोल्यूशन पे राइट क्लिक करके, इनसे पहले राइट क्लिक करके मैनेज न्यू गेट्स पैकेजेस, ये ब्राउज में आ जाइए, SQL डेटा क्लाइंट, इस पर क्लिक करके ये इंस्टॉल वगैरह कर दें। ठीक है, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। क्योंकि ये जो लाइब्रेरी है ना SQL क्लाइंट, ये NuGet पैकेज जिसके थ्रू इंस्टॉल होता है, पहले ये डिफ़ॉल्ट होता था, लेकिन इसमें लोड को ख़त्म करने के लिए, लोड मैनेजमेंट के लिए विजुअल स्टूडियो 2022 में इसको यूज़र पे ही छोड़ दिया है कि भाई अगर आपको चाहिए तो ये इंस्टॉल कर दे, अदरवाइज ना ही सही। ये बाकी चीज़ें डिफ़ॉल्ट होंगी, ये 3 चीज़ें आप ऐड कर दे यूजिंग के। अच्छा, अब इसको क्लोज कर दे। ये जो मैंने चीज़ें बताई है ना, ये आप तब इम्प्लीमेंट कर दे जब आपका कोई फॉर्म बना हुआ हो। यानी कि यहाँ पर हमें एक फॉर्म बनाना है, एग्जैक्टली ये सिंपल है, ये मैं बताऊंगा कैसे बनाएंगे। जो डिफ़ॉल्ट फॉर्म होगा आपका वो ये होगा। आप बल्कि इससे पहले ये सलूशन ही है। सलूशन ये है कि इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ आपके सीखने के लिए। इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे आप, ये तब तक ओपन होता रहे। ये जो चीज़ें, ये जो कोड आपको इसमें नज़र आया, ये आपने इम्प्लीमेंट करना है, मैं बताऊंगा साथ साथ। लेकिन इससे पहले ये तो हम डायरेक्ट प्रोजेक्ट में गए थे, आपने क्या करना है, न्यू प्रोजेक्ट क्लिक करना है। न्यू प्रोजेक्ट करेंगे आप प्रोजेक्ट, तो यहाँ से आपने एक चीज़ नोट करनी है कि कुछ विजुअल बेसिक के होते हैं, कुछ विजुअल C# के होते हैं। यानी कि ये आपने यहाँ से इसमें सर्च करना है, विंडोज़ फॉर्म्स एप C#। ये विजुअल बेसिक का भी है, ये नहीं, ये है C# वाला। इस पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट जाएंगे, नाम वगैरह देंगे। ठीक है,
वगैरह वगैरह। ये क्रिएट कर क्लिक करूँगा तो ये क्रिएट हो जाएगा, लेकिन ये मैंने नहीं करना क्योंकि मैंने किया हुआ है। अच्छा, ये मैंने ये लाइब्रेरी माइस का नाम ही देना है आपने, यही नाम ही देना है आपने, तो फिर कोड में कोई मसला नहीं होगा। मैं इसको रिसेंटली ओपन कर रहा हूँ, ये ओपन हो जाएगा। आपके पास डिफ़ॉल्ट एक फॉर्म बनेगा, ये वाला लाइब्रेरी फॉर्म। जो पहला फॉर्म है ना, उसको कोई फॉर्म 1 अक्सर आता है, इसको रिनेम करें लाइब्रेरी फॉर्म कर दे, ठीक है, लाइब्रेरी फॉर्म। इसके ऊपर आप राइट करेंगे, इसके ऊपर आप डबल क्लिक कर दें। डबल क्लिक के साथ ये लोड होता जाएगा। साथ साथ मैं एक और चीज़ बता दूं, ये जब आप सेव करते जाएंगे तो एक दफ़ा सेव करने के बाद अगर आपने गलती की है दोबारा इसको आप सेव करेंगे तो ये एरर फायर करता है, प्रिवेंट होता है वो। उसको ख़त्म करने के लिए ये इस पर क्लिक कर दे आप, टूल्स पे ऑप्शंस में आप सीधा आएंगे, यहाँ आप जस्ट प्रिवेंट लिख दें, बल्कि ये आप डिज़ाइनर में आ जाए। डिज़ाइनर में ये जो ये चेक होता है पहले बाय डिफ़ॉल्ट, इसको आप अनचेक करके अनचेक ओके करें, फिर इसमें कोई भी चेंज करके आराम से सेव होता जाएगा, रनिंग हालत में ही सेव हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं रिवाइज कर, ये रह गया था इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया। तो ये एक फॉर्म आ जाएगा आपके पास इस तरह का, ये चीज़ें पहले नहीं होती है, ये सादा सा फॉर्म होता है, ये मैंने ही ऐड किया, ये भी नहीं होता है। इसको ऐड करने के लिए आप जाएंगे यहाँ टूल्स पे, ये टूल्स पहले नहीं होता है, टूल्स आपको यहाँ से व्यूज़ में नज़र आएगा, ये आपके पास आएगा टूल बॉक्स, ये टूल बॉक्स ये वाला, ये टूल बॉक्स आ जाएगा। ये टूल बॉक्स, इसमें जो चीज़ें पड़ी हैं, जो कंट्रोल्स होते हैं, बटन हो गया, लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, ये चीज़ें इसमें होती है। ये सिंपल मैंने लेबल ड्रा किया हुआ है, लेबल के ऊपर राइट क्लिक करके मैंने प्रॉपर्टी में आपको ये प्रॉपर्टी में आप आएंगे तो प्रॉपर्टी में इसको रीनेम वगैरह, ऐसे फॉन्ट देना, खूबसूरत बनाना, कलर देना, ये फिर आप आराम से कर सकते हैं। राइट क्लिक करके इसके ऊपर आप प्रॉपर्टी क्लिक करें, प्रॉपर्टी में आप सीधा ये देखें ना, ये यहाँ पे इसका नाम होगा, ये मेन लाइब्रेरी मेन पैनल, ये मैंने लिख दिया है खूबसूरती के लिए, साथ में अंडरस्टैंड के लिए। फॉन्ट यहाँ से चेंज होगा, तो ये चीज़ें इस तरह फॉन्ट वगैरह आप बढ़ा सकते हैं। एग्जैक्टली सेम लाइक दैट ये भी लेबल्स हैं, लेबल एक एक ऐड किया हुआ है, अरेंज किया हुआ है, नाम दिए, ये वही नाम है जो आपके इसके डेटाबेस में है। इस आईडी के अलावा ये जब भी डेटाबेस में वैल्यू आप भेजेंगे, ये इसमें डेटा ऑटोमेटिकली आएगा, ये आपने वहाँ से नहीं भेजना। हम नाम भेज सकते हैं, लेकिन ये जब SQL एडवांस हो गया तो ये ऑटोमेटिकली ही जनरेट करता है डेटाबेस के अंदर। इसके अपने अपने फ़ायदे हैं, आपने प्राइमरी का नाम सुना होगा। हाँ, इसको प्राइमरी की राइट क्लिक करके ना ये रिमूव कर रहा है, रिमूव नहीं आपने, क्योंकि पहले डिफ़ॉल्ट पर नहीं होता, इसको सेट प्राइमरी की कर दिया आप। सेट प्राइमरी की के बाद एक चीज़ मैं भूल गया था, वो मैं बता रहा हूँ। इस पर नीचे आएंगे तो ये आइडेंटिटी, इस पर क्लिक करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये 1 बटन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बस आपने इस पर क्लिक करना है, इसको एक्सपेंड करना है, ये पहले इस तरह होता है, एक्सपेंड करना है, इस पर यहाँ पे डबल क्लिक करना है तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा, या इस पर डबल क्लिक कर दे या इस पर डबल क्लिक कर दे, ये 1 सीधा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये सेव कर दे तो ये आपका ये की नज़र आना चाहिए ताकि ये प्राइमरी की हो, ठीक है। ये रिमूव अभी बता रहा है क्योंकि मैंने ये सेट किया हुआ है, ओके गाइस। तो
मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ। अच्छा, तो लेबल्स आपने ऐड करने हैं, एग्जैक्टली वो टेबल्स रखने हैं जो मैंने वो लेबल्स रखने हैं, वो वैल्यूज़ रखने हैं जो मैंने डेटाबेस में जिसमें डेटा आना है। तो ये बुक आईडी, बुक नेम, बुक कैटेगरी, बुक यून नंबर, परचेज डेट एंड क्वांटिटी, ठीक है। साथ में ये रीडेबिलिटी के लिए, ये रीड करने के लिए होती है। डेटा हमने इसमें से भेजना है। ये सिंपल टेक्स्ट बॉक्स है, ये भी टूल बॉक्स से ही आ जाएगा। टेक्स्ट बॉक्स, कोई भी चीज़ अगर आपको नज़र नहीं आ रही तो आपने यहाँ पे टाइप करना है टेक्स्ट बॉक्स, क्लिक करेंगे, यहाँ पे डाल जाएगा, ऐड हो जाएगा। ये आपने इस तरह एक्सपेंड वगैरह करना है, जो भी करना है आप, मतलब कि इजी, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक हो गया, ये सेव कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद स्टूडेंट्स, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपने इसको अपनी अपनी आइडेंटिटीज देनी है बैकग्राउंड पे, डिज़ाइनर लेवल पे, डिज़ाइनिंग लेवल पे ये देने की, क्योंकि ये इसकी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए बैकग्राउंड पे, डिज़ाइन लेवल पे, ताकि इसको हम डेटा जब भेजेंगे या इसमें से रिसीव करेंगे तो वो नाम के थ्रू, क्योंकि इसके ऊपर नाम नज़र नहीं आ रहा, तो वो नाम ही आइडेंटिटी करेगा। इसके ऊपर ये राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी कर दे। अच्छा, इसको रीनेम कैसे करते हैं वो मैंने बता दिया है, इधर जाके ना टेक्स्ट नज़र आ रहा होगा, बुक आईडी, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में नीचे आएंगे हम, तो ये डिज़ाइन में नेम क्या गया, टेक्स्ट बॉक्स बुक आईडी, सेम लाइक दैट, सारे इसी तरह ही टेक्स्ट बॉक्स, बुक नेम, बुक कैटेगरी, साथ साथ ये सारी चीज़ें। तो इसको ज़रा एलाइन वगैरह कर दे आपको खूबसूरती के लिए। अच्छा, इसको ये चूँकि डेट वैल्यू जा रही है इसमें, तो ये आपने यहाँ से डेट टाइम पिकर ही करना है, ये ड्रॉप कर दें यहाँ पे, इसको आप सेव कर दें। डेटा को सेव करने के लिए हमें 4 बटन चाहिए, इंसर्ट या सेव। उसके बाद डेटा अगर डेटाबेस में आ गया है तो उसको हम सर्च भी करेंगे। डेटा अगर कोई बुक नाम गलती हो गई है बुक नाम में किसी भी फील्ड में, तो उसको अपडेट करने के लिए हम अपडेट भी कर सकते हैं। अगर बुक आईडी 3 थी और हमने 4 एंटर की हैं, दोबारा हम 3 कर सकते हैं। या बुक नेम इंजीनियरिंग का है और आपने किसी और साइंस का डाल दिया है, तो वो आप अपडेट कर सकते हैं। साथ में अगर कोई बुक ख़त्म हो या कोई किसी भी वजह से आप डिलीट करना चाहते तो डिलीट भी कर सकते हैं। यही बेसिक चीज़ें हैं। स्टार्टिंग लेवल से एडवांस तक अगर आपको ये चीज़ें आ गई तो जो आगे चीज़ें हैं वो बहुत आसान है। ये बेसिक आइडिया आपने हर जगह उठाना है और सेम कोड को आप बस जो आपने यहीं पे सीखा उसको आप अपने पास कॉपी कर लें, पेस्ट कर लें यूएसबी में, आप अपने पास रखें। जिधर भी आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, आपको जॉब मिल गई है, आपने अगर आपको इसको सही सीखा है तो आप इसी ही को रीयूज़ कर सकते हैं ताकि क़यामत, जब आप जिंदा है और जब आप प्रोग्रामिंग के फील्ड में हैं, तो आप इसी ही को हर जगह पे यूज़ कर ले, एडवांस में जिधर भी है। आप इंडस्ट्री में यही चीज़ हो रही है यूज़। हाँ, वहाँ पे एक चूँकि टीम होती है तो एक आइडिया पे के बेस पे चलना होता है। जैसे ये एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक छोटा सा आइडिया है, एग्जैक्टली इसी तरह एक आइडिया होता है, उसमें रूल्स होते हैं। रूल्स ये होता है कि इसमें अगर डेटा आ रहा है तो ये नल होना चाहिए। जैसे यूज़र्स को पता चलना चाहिए कि भाई अगर आपने इसमें डेटा नहीं डाला तो इसमें डेटा डाल दो, एग्जैक्ट IDC। तो ये वो रूल्स हो गए। देखो, डेटा तो आ रहा है, डेटा कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, किधर जा रहा है, ये एक दफ़ा डेटाबेस में अपने डेटा सेव कर लिया तो इसकी क्या ज़रूरत है, क्या वजह है, डिपार्टमेंट को इसका क्या फ़ायदा होगा। लेट सपोज आप किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी रियल लाइब्रेरी शॉप में हैं,
तो उसका मकसद क्या है, उस वो मकसद आप पहले समझेंगे, तभी जाके आपने सिस्टम बनाना है उनके लिए। सिस्टम आपको समझ नहीं आया है, उसका जो मसला है, अगर आप उसकी आपको समझ नहीं आई है तो सिस्टम बनाना आपके लिए फिर बेफ़ायदा होगा। पहले सिस्टम का समझना ज़रूरी है, उसके बाद सिस्टम को आप बना लें, प्रैक्टिकल उसको शेप दे दें, प्रोग्राम कर लें। तो तवज्जो के साथ हर एक स्टेप को आप कर दें, इम्प्लीमेंट कर दें, ताकि आपके पास प्रोग्रामिंग के स्किल्स आ जाए। पहली वीडियो तो ये बोरिंग हो सकती है, क्योंकि इसमें ये प्रोग्राम अभी हमने स्टार्ट नहीं किया प्रोग्रामिंग, तो इसी वजह से कभी कभार पहली वीडियो हमेशा थोड़ी थोड़ी बोर होती है। तो साथ साथ अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कर दें, यूट्यूब पे भी और फेसबुक पे भी, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस आ सके। इसमें हम इनिशियल से लेकर एडवांस तक जाएंगे, एडवांस डेटाबेस बनाएंगे, यही नहीं और भी सिस्टम बनाएंगे, गेमिंग की तरफ भी जाएंगे, यूनिटी में भी काम करेंगे। हाँ, सी शार्प का ये फ़ायदा है कि अगर आपने सी शार्प को सही सीख लिया तो ये आपका एक राइट हैंड आपके पास आ जाएगा। आपको प्रोग्रामिंग की पावर आपके पास होगी, आप किसी भी जगह आराम से सी शार्प को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सी शार्प माइक्रोसॉफ्ट बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मेहनत कर रहा है, जो कंपनी है मेहनत इसके ऊपर जारी है, हर जगह आईफोन में भी यूज़ हो रहा है। आराम से सी शार्प में एप्लीकेशन बनाओ। हाँ, ये विजुअल स्टूडियो है, उसके लिए यूनिटी में जा सकते हैं, दूसरे भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स में आप सी शार्प ही के थ्रू कोड लिखेंगे तो आराम से कन्वर्ट हो जाएगा। कोई भी कुछ भी चंद क्लिक से आपका कोड कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे आजकल एंड्रॉयड और आईफोन ऐप स्टोर्स पे गेम्स हैं, ये सारे यूनिटी में बने, A to Z यूनिटी में। पाकिस्तान में तो है ही यूनिटी। तो सी शार्प, मेरे मकसद ये है कि सी शार्प को सही सीख ले जी। तो ये चीज़ें अगर आपने की है तो हम आते हैं इन बटन्स। एक बटन इस तरह से सेम लाइक दैट बटन डालेंगे, यहाँ डालेंगे, ड्रॉप करेंगे, बटन हमारा क्रिएट हो जाएगा। इसको नाम दे दें, नाम सेम लाइक दैट है, ये नाम हो गया। साथ में बैकग्राउंड का डिज़ाइन वाला नाम भी देना है, बटन इंसर्ट सेव, ये सेम लाइक दैट, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी। अब हम जाएंगे इस बटन के बैक पे कोड क्या है, कैसे लिखना है, उसकी तरफ जाएंगे। इसके ऊपर आप स्ट्रेट, अगर आपने ये लिख दिया है बटन इंसर्ट सेव डिज़ाइन के सेक्शन में, तो इसके ऊपर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड डबल क्लिक कर दें। डबल क्लिक से इसका कोड आएगा। ये मैंने लिख लिया है, इसलिए ये पहले से नहीं होगा, ये आपके पास नहीं होगा, क्योंकि ये मैंने लिख लिया है। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर आना है, ये वेरिएबल बनाने हैं पार्शियल क्लास लाइब्रेरी फॉर्म के नीचे, इस ब्रैकेट के बाद ये फील्ड्स बनाने हैं। ये वेरिएबल्स हम अब बनाएंगे। इसमें हम जो टेक्स्ट फील्ड्स हैं, राइट क्लिक करके डिज़ाइन में आप जा सकते हैं। ये जो चीज़ है ना, ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, इसका डेटा, ये सारे, इसका डेटा हम रिसीव करेंगे इस वेरिएबल में, स्ट्रिंग आईडी, इसको हमने नल रखा है। सेम लाइक दैट सारे नल रखेंगे आप। ठीक है, ये डेट टाइम टाइप रख ले, क्योंकि ये डेट जैसे आज क्या है, आज है 19.08.2023, तो ये इस तरह का ही डेटा इसमें आएगा, इसलिए हमने इसका डेटा टाइप डेट टाइम रखा है। बुक क्वांटिटी हमेशा 1 2 3 4 इंटीजर में होती है, तो इसके प्राइवेट इंटीजर ही रखा है, इंटीजर को ज़ाहिर कर रहा है। उसके बाद ब्रदर्स, हम ये भी डिफ़ॉल्ट का होगा, इसको आपने रहने देना है, नहीं छेड़ना। ये क्यों आया है, ये भी आपके पास नहीं होगा। राइट क्लिक डिज़ाइनर में जाए, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा, इसकी बाद में हम इस्तेमाल करेंगे, ये रहने दें, वापस आ जाए। अगर आपने ये बना लिए हैं तो अब बटन डिज़ाइनर में वापस आए,
इस पे डबल क्लिक कर दे। ये जो इसका कोड है ये पहले आपके पास किस तरह आएगा नजर, आपके पास एग्जैक्टली ये नजर आएगा, आपके पास ये चीज होगी, कुछ भी नहीं होगा इसमें। आपके पास एग्जैक्टली ये चीज होगी। ये जो मैं कोड इसमें पेस्ट कर रहा हूँ ये कोड आपने एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट करना है। साथ साथ मैं समझाऊंगा भी, इशू नहीं है, ये मैंने याद नहीं किया हो, ये मैंने भी लिखा है। हाँ कभी कभी देख लेता हूँ अपने पुराने कोड को, जब मैं कभी मसला आ जाता है या फिर पढ़ लेता हूँ जो एरर आ जाता है। ये जो आईडी मैंने बनाई है ना वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप की, ये इसका ये देखो नाम से ही जाहिर है, स्ट्रिंग बुक आईडी। इस बटन के कोड में स्ट्रिंग बुक आईडी इज इक्वल टू टेक्स्ट, उसी टेक्स्ट बॉक्स आईडी, टेक्स्ट बॉक्स बुक आईडी का डेटा इसमें आना चाहिए। इसका इस टेक्स्ट बॉक्स में डॉट टेक्स्ट, ये जो इसके टेक्स्ट बॉक्स में जो टेक्स्ट जो वैल्यूज होगी, डॉट टेक्स्ट, टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू होगी उसको टेक्स्ट कहते हैं। तो इसके ऊपर डबल क्लिक कर ये स्ट्रिंग इज इक्वल टू स्ट्रिंग बुक आईडी इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स आईडी डॉट टेक्स्ट, डॉट टेक्स्ट लिखेंगे तो इसको पता होता है कि इसके अंदर जो डेटा है प्रोग्रामर को ये चाहिए। तो ये जो वैल्यू है ये साथ साथ हम इसमें सेव करते जाएंगे हर इसमें। अब जो डेट है, जो डेट टाइप का डेटा है डेट का, उसको हम क्या करेंगे, अब जो डेट टाइम पिकर है उसका डेटा टेक्स्ट के फॉर्म में हमने गेट कर लिया, रिसीव कर लिया, लेकिन उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। एक्सप्लिसिटली इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। एक्सप्लिसिट अब इसके लिए नहीं लगाया क्योंकि डायरेक्ट स्ट्रिंग का डेटा स्ट्रिंग में जा रहा है, लेकिन ये स्ट्रिंग का डेटा पिकर से डेटा आ रहा है स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग कन्वर्ट हो रहा है क्योंकि डेट टाइप का वेरिएबल है, इसका डेटा टाइप डेट है। तो जनाब इसको हम कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट डॉट टू डेट टाइम। तो ये टेक्स्ट जो डेटा आएगा उसको वो ये अब अंडरस्टैंड करेगा कि ये टेक्स्ट नहीं है, ये सिंपल टेक्स्ट नहीं है, ये डेट टाइम है वगैरह। साथ में सेम लाइक दैट जो क्वांटिटी वेरिएबल है उसका भी टेक्स्ट क्वांटिटी से टेक्स्ट टाइप का डेटा आ रहा है, उसमें आप ये ना कर दे कि आप अपने इसमें आप इंटीजर के अलावा कोई और लिख ले अभी इस वक्त पर। ये बाद में हम कंट्रोल करेंगे, यूज़र इसमें डेटा ही नहीं इंटर कर सकेगा इंटीजर के अलावा। टेक्स्ट जब इंटर करोगे फ्यूचर में जब हम इसको कंट्रोल करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली इग्नोर करेगा, सिर्फ इंटीजर ही एक्सेप्ट कर लेगा। तो फिलहाल हमने इसको कन्वर्ट किया हुआ है 32 में। ये हमारे पास डेटा रिसीव हो गया वेरिएबल्स में। इसके बाद ब्रदर्स हमने क्योंकि डेटा हमारे पास आ गया, अब हमने डेटा भेजना है एसक्यूएल में। अब यहाँ से आगे एसक्यूएल की क्यूरीज हम C# के विजुअल स्टूडियो में लिखेंगे। ये क्यूरीज यहाँ पे भी लोग चलाते हैं, लेकिन हम इसको यहाँ पे क्योंकि प्रोग्रामिंग में यहाँ पर कंट्रोल करना बहुत आसान है। लोगों को ये चीज़ नज़र आएगी जो फॉर्म है, यूज़र्स को पता ही नहीं होगा कि डेटाबेस कहाँ है, इसको सीक्रेट रखा जाता है। किसी भी जैसे बाटा है, नादरा का डेटा है, डेटाबेस किसी को भी नहीं पता। डेटाबेस जो सूबे के मैनेजर्स होते हैं, 20-21 ग्रेड का ऑफिसर्स होते हैं, उसको भी नहीं पता होता, ये इतना सीक्रेट होता है नादरा का डेटा जो है। यूनिवर्सिटीज़ का डेटा किसी को भी नहीं पता होता। ये टॉप 1 और 2 या 3 मैनेजर्स को पता होता है कि डेटाबेस कहाँ पे है। तो एसक्यूएल की क्यूरीज के थ्रू हम डेटा भेजेंगे रियल एसक्यूएल इस टेबल में।
टेबल में डेटा कैसे भेजेंगे वो कॉन्सेप्ट फिर यहाँ से शुरू होगा। ये कोड आप याद कर लें, अंडरस्टैंड कर लें। ये खुद ब खुद, ये मुझे भी याद नहीं है, मैं खुद भी लिख लिख के पता चल जाता है। इसको याद करना सीखना बल्कि बहुत ज़रूरी है। डेटा भेजने से पहले हमें एक वेरिएबल चाहिए। एसक्यूएल कनेक्शन उसका डेटा टाइप होगा और ये आप नाम देंगे कोई भी, ये रख लिया आप। फिर उसके बाद इस कनेक्शन स्ट्रिंग टू डेटा, इस वेरिएबल में हम डेटा एक स्ट्रिंग सेव करेंगे। उस स्ट्रिंग में पता होगा कि भाई जो एसक्यूएल का इंस्टेंस है बाय डिफ़ॉल्ट कंटेनर जिसमें डेटाबेस है, बाय डिफ़ॉल्ट कंटेनर हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट कंटेनर है एसक्यूएल का, उसको हमने ये नाम दिया है। ये वाला नाम है, ये वाला। दूसरी आसान लफ्ज़ों में, जब आपने एसक्यूएल पे डबल क्लिक किया स्टार्ट में, तो आपके पास ये वाला नाम है एग्जैक्टली। तो ये वाला नाम आपने देना है। जी, तो इसमें ये इसका जो फॉर्मेट माइक्रोसॉफ्ट ने रखा है ये इसी तरह ही है कि इस कनेक्शन को डिक्लेयर कर दो वेरिएबल को, फिर इसमें इज इक्वल टू न्यू, ये इसको इनिशियलाइज करना पड़ता है। कोई इसका अपना एक वो है, कंस्ट्रक्टर टाइप का है, मेथड है कोई। तो इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन पे इसी को रिफ्लेक्ट करता है, फिर उसमें स्ट्रिंग हम पास करते हैं। ये भी एक इसका फॉर्मेट पे एसक्यूएल ने माइक्रोसॉफ्ट ने रखा हुआ है। कनेक्शन ब्रैकेट शुरू एट द रेट, फिर ये कोटेशन मार्क में डेटा सोर्स इज इक्वल टू ब्रैकेट में एग्जैक्टली वो नाम पास किया जो अभी मैंने समझाया, फिर सेमीकोलन लगाया, फिर इनिशियल कैटलॉग इज इक्वल टू लाइब्रेरी। ये उसको बताता है कि जो अब यहाँ पे काफ़ी सारे और भी डेटाबेसेस हो सकते हैं, इसमें थाउजेंड्स ऑफ डेटाबेसेस आप रख सकते हैं, लेकिन उसको बताता है कि भाई सारे इग्नोर कर दो, सिर्फ इसी ही डेटाबेस में आ जाओ, इस वाले में, इसमें आ गया। और इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इज इक्वल टू ट्रू, ये भी इसका अपना एक फॉर्मेट है, ये बाद में हम समझेंगे। ये काम आपका हो गया। कनेक्शन स्ट्रिंग वेरिएबल में आपका कनेक्शन स्ट्रिंग आ गया। हाँ, एहतियात कर ले गाइस कि ये एग्जैक्टली करेक्ट हो, ठीक है, मसला करेगा अगर करेक्ट ना हो तो ब्रदर्स हमारा ये वाला स्टेप हो गया। इसके बाद एसक्यूएल का दूसरा पोर्शन शुरू हो जाता है। एसक्यूएल ये जो डेटा है इस स्ट्रिंग पे भेजने के लिए जो ऑर्डर पास करता है, जो कमांड पास करता है, वो ये कमांड है। ये नेमिंग माइक्रोसॉफ्ट ने बड़ा अच्छा तरीके से रखा है। इसको कनेक्शन को सेव करने के लिए कनेक्शन स्टिल कनेक्शन का नाम दिया है, फिर एग्जीक्यूट करने के लिए ताकि उसमें डेटा है चला जाए, कमांड है। ये ऑर्डर करता है कि मतलब डेटा चला जाए, इसमें कॉन्सेप्ट है, कॉमन सेंस है। इस पे ये डेटा इस कनेक्शन में भेजने के लिए ये काम करता है, इसलिए कमांड का नाम दिया है। इसका भी सेम लाइक दैट, ये भी एक फॉर्मेट है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। माइक्रोसॉफ्ट ने जो लाइब्रेरी में जो क्लास रखी है वो ये उन्होंने नाम इसीलिए इसी तरह दिया है, चेंज हम नहीं कर सकते। इसको हम चेंज कर सकते हैं, ये वेरिएबल है। कमांड CMD, कमांड इंसर्ट बुक टू लाइब्रेरी इज इक्वल टू न्यू, सेम लाइक दैट, इसी तरह। ये इधर भी हम रख सकते हैं, लेकिन इजीली रीडेबल रीड करने के लिए हमने इसको एंटर करके नीचे कर दिया है। तो SQL कमांड, अब ये जो चीज़ है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट SQL का पार्ट है। ये भी ये C# की क्लासेस में आता है।
लेकिन ये जो है ना बेसिक चीज़ है, ये माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल का पार्ट समझा जाता है। मेन चीज़ ये है। अब हम रियल क्यूरी को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे। इसको डबल कोटेशन में हम पास करेंगे, इंसर्ट इनटू, इनटू ये भी एक फॉर्मेट है किस टेबल में आ। अब उसको पता चल गया कि बाय डिफ़ॉल्ट डेटाबेस क्या कौन सा है, ये वाला है, ये हमने मेंशन किया हुआ है ये। फिर इस टेबल में, डेटाबेस में टेबल कौन सा है, किस टेबल में डेटा जाएगा, थाउजेंड्स ऑफ टेबल हो सकते हैं, ये भी हम बताना पड़ता है कि भाई इस टेबल में लेके जाओ डेटा को, बुक्स मैन टेबल, ये भी हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है, ये बुकमैन टेबल। डेटा को इंसर्ट कर दो वैल्यूज़ के साथ, यानी कि ये वैल्यूज़ डेटा, यानी कि वैल्यूज़ को इंसर्ट कर दो, ये भी इसका फॉर्मेट है, इसको याद रखना पड़ेगा, चेंज हम नहीं कर सकते इसको। ब्रैकेट कोटेशन मार्क्स प्लस, ये प्लस होता है कैनकेटिनेशन के लिए, डेटा को कंबाइन करने के लिए, ठीक है। ये स्ट्रिंग आईडी, ये वाली पास, ये बुक आईडी, फिर प्लस, फिर एन। अच्छा, बाज़ जगहों पे आपको ये एन कई बाकी जगहों पर ये नज़र नहीं आएगा, यानी कि नेट से आप लोगों ने कोड पढ़ा होगा, C# का प्रोग्रामिंग समझी होगी, लेकिन ये नेम नज़र नहीं आएगा। ये अभी रिसेंटली मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, तो उसमें जो डेटा था वो उर्दू में साथ साथ डेटाबेस में सेव हो रहा था, यानी कि इस टेबल में जो वैल्यूज़ आ रही थी वो उसको उर्दू में चाहिए थी। तो फिर मैंने माइक्रोसॉफ्ट का पढ़ लिया, वो कह रहे थे ये उर्दू का, अब अगर आप इधर एन अगर न लगा हो, तो अगर आप इधर उर्दू करेंगे तो डेटा इंसर्ट होगा, मेरे ख्याल से रीड नहीं होता, कुछ तो गड़बड़ थी। इसका मतलब ये एन के हर तरह का कैरेक्टर। अब ये डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट जो है ये तो इंग्लिश ही कंसीडर कर रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, कि आप इंग्लिश में काम कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है आप जिस लाइब्रेरी एप्लीकेशन आप बना रहे, इंफॉर्मेशन सिस्टम आप बना रहे, मे भी पॉसिबल है कि आप इसको अदर देन इंग्लिश लैंग्वेज में कर रहे हैं, इसको आप उर्दू में भी कर सकते हैं। तो ये जो एन है ना, ये फिर आपका काम करेगा। एन मतलब है कि हर तरह का कैरेक्टर अदर देन इंग्लिश, आप इसमें इंग्लिश भी शामिल है और इंग्लिश के साथ अदर लैंग्वेजेस भी काम कर सकती है एन के शुरू में। जिस वैल्यू को भी आपने अदर देन इंग्लिश सेव करना है उसके साथ आप एन लगाए, तो वो वैल्यू उर्दू के लिए भी यूज़ हो सकती है, उसमें उर्दू वैल्यू रीड और इंसर्ट हो सकता है, सर्च हो सकता है, एटसेट्रा। और अगर आपने एन लगा दिया और साथ में उर्दू या इंग्लिश कर रहे हैं सेव, तो नो इशू, आप कर सकते हैं। सेम लाइक दैट प्लस प्लस। तो इसी तरह ये सारी वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 सारी वैल्यूज़ आ गई। हाँ, डेट टाइम का आपने ख्याल रखना है, डेट की वैल्यू ये आ गई, इसको दोबारा हमने स्ट्रिंग में डाल दी एक ख़ास। अब डेट के कई फॉर्मेट होते हैं, कोई लॉन्ग करता है, कोई शॉर्ट डेट करता है, सेव करता है, कोई डैशेस लगाता है, कोई स्लैश लगाता है, तो ये अपनी अपनी मर्जी है। डेट को उन्होंने बड़ा एक किस्म का जेनेरिक रख लिया है कि कुछ कंट्रीज़ में इस तरह होता है, कुछ कंट्री में तो सेम लाइक दैट। ये कोड में भी अभी इसी तरह कंट्रोल करना पड़ेगा आपको भी। तो जनाब ये मैंने क्या किया, ये मैंने एक दफ़ा फिर से जो डेटाबेस है उसमें वैल्यू, जो डेटाबेस की क्यूरी है उसमें मैंने कन्वर्ट किया स्ट्रिंग में, ख़ास फॉर्मेट में। बाकी चीज़ें वो टाइम को इग्नोर करेगा, हमें टाइम नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ईयर मंथ एंड डे चाहिए। ठीक हो गया ब्रदर्स। साथ में आखिरी वैल्यू हो गई बुक क्वांटिटी, इसको क्लोज कर दे, सेमी कॉलन। अच्छा, सेलेक्ट
स्कोप आइडेंटिटी। स्कोप आइडेंटिटी ये है कि अगर आप इसको नहीं लगाएंगे ना, तो जो इस टेबल में वैल्यू सेव होगी ना, चंद जगहों पर हमें जो आईडी में वैल्यू होती है ना, आईडी ये यूज़र को नज़र नहीं आ रही होती। अब चंद जगहों पर हमें ये चाहिए, बाज़ ऐसे सिचुएशंस आते हैं कि ये वैल्यू हमें जैसे ही डेटा इंसर्ट हो जाता है, ये उसी वक्त उसका गेट करना आसान होता है डेटाबेस में। बाद में फिर इसको सर्च करना पड़ता है। तो इसीलिए जो बेहतरीन प्रोग्रामिंग के उसूल हैं C# के, वो कहते हैं भाई ये आपको किसी भी जगह हो सकता है रिक्वायर्ड हो, बाद में कोड के इंसर्ट या चेंज करने से बेहतर है कि आप पहले से ये लगा दें। अब इसके गेट करने का अपना एक तरीका है, वो बाद में हम समझेंगे। इसको क्लोज करके अब ये डेटा सारा कंपाइल होके ना क्यूरी एग्जीक्यूट करके डेटा का भेजना है, डेटा इस कनेक्शन स्ट्रिंग में भेजना है भाई, इस डेटाबेस में ये टेबल मिलेगा। तो वो कनेक्शन भी हमने साथ में वेरिएबल पास कर लिया जिसमें कनेक्शन स्ट्रिंग है। तो ये गाइस ये पार्ट भी हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, अब कनेक्शन जैसे किसी रूम में आप जाते हैं तो उसकी चाबी, अब चाबी हमारे पास आ गई, अब ये चाबी है कि भाई डेटाबेस कौन सा है, टेबल कौन सा है, ये चाबी, ये एक माइनर आइडेंटिटी है। तो इसको पता चल गया कि हमने किस डेटाबेस की किस टेबल में लेके जाना है डेटा को, ये पता इसको चल गया। अब इसने डेटाबेस को ओपन कर रहा है, तो वो कनेक्शन जी सिंपल है, कनेक्शन डॉट ओपन। फिर जो हमने वेरिएबल, अब कनेक्शन इसने ओपन कर लिया, ठीक है, दरवाज़ा ताला इसने खोल दिया डेटा इंसर्शन के लिए। फिर जो कमांड का जो रियल डेटा किस किस वेरिएबल से आएगा, किस टेबल में जाएगा, अब जो कमांड है ना कि भाई इंसर्ट करो, वो ये करेगा इस वेरिएबल के थ्रू, ये एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी हम करेंगे। दैट सिंपल। एग्जीक्यूट भी मेरे ख्याल से है कमांड, लेकिन एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी यूजफुल है क्योंकि ये स्कोप आइडेंटिटी के साथ काम करता है, जो वेरिएबल हमने अभी डिस्कस किया थोड़ी देर पहले। तो ब्रदर्स ये डेटा इंसर्ट हो जाएगा सक्सेसफुली, कोड मैंने टेस्ट किया हुआ है, कोई इशू नहीं है। इंसर्ट होने के बाद कमांड जो प्रोसेसर होगा वो दोबारा कनेक्शन, क्योंकि ताला आपने, अगर आपका किसी रूम में काम है तो ताला खोलो, काम उसमें कोई भी चीज़ रखनी है, कंप्यूटर यूज़ करना है, यूज़ करने के बाद हमेशा ताला दोबारा से बंद करना पड़ता है। सिक्योरिटी पर्पस के लिए कनेक्शन को क्लोज करना पड़ता है। तो इसको क्लोज किया, डेटा इंसर्ट हो गया। अब यूज़र को कैसे पता चल जाएगा भाई, यूज़र को हम मैसेज डिस्प्ले करेंगे। अब कॉमन सेंस से क्या, अगर बगैर किसी इशू के ये मैसेज डिस्प्ले हो रहा है तो इसका मतलब है कि हमारा डेटा इंसर्ट हो रहा है। ओके गाइस, सारी चीज़ें हमारी ठीक हो गई है, हम इसको थोड़ा सा रन करते हैं, टेस्ट करते हैं। मैंने इंसर्ट की हुई है डेटा, एक रो गई हुई है, तो अभी भी कोई इशू नहीं करेगा। इसको रन किया है, बिल्ड सक्सीडेड हो गया। ये हमारे ब्रदर्स, ये हमारे पास अब एग्जीक्यूटिबल फॉर्म आ गया। जो जगहों पर, जो काफ़ी शॉप्स पर, हॉस्पिटल्स में, लाइब्रेरीज में आपको जो सिस्टम, जो विंडो नज़र आ रही है, आप हम उस स्टेज पे आ गए। तो ये हमारे पास ये शो हो गया। मैं अभी डेटा इंसर्ट करने की ट्राई करूँगा। बुक आईडी में रखूँगा 300, नाम में रखूँगा लॉ, कोई भी लॉ की बुक है। कैटेगरी का हमें रखूँगा सिविल लॉ, ठीक हो गया। वॉल्यूम नंबर रखूँगा मैं 5। डेट हमारी ये किस तारीख को आ गई, आज ही आ गई बुक, लेट सपोज आज की तारीख को ही रिसीव हो गई है। कितनी किताबें हैं मेरे पास, मैं रख दूँ, लेट सपोज लाइब्रेरी में मेरे पास 20 किताबें आ गई हैं। तो लेट्स क्लिक द इंसर्ट एंड सेव। भाई ये देखिए इंसर्ट हो गया, बुक रजिस्टर्ड या इंसर्टेड सक्सेसफुली इन लाइब्रेरी। ओके, तो गाइस हमारा आज का लेक्चर अख्तिताम पसंद होता है।
चैनल को या पेज को सब्सक्राइब, फॉलो और लाइक ज़रूर करें। मज़ीद वीडियो के लिए चैनल्स को विज़िट किया करें। थैंक यू। मज़ीद प्रोग्रामिंग सीखने के लिए हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल्स को विज़िट करें। शुक्रिया।